ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आज हम टॉपिक पढ़ना चाह रहे हैं। आप लोगों को पता है कि चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने इब्तिदा उसकी की हुई है। आज हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने ये पढ़ना है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके सोर्स क्या है। कोल, ऑयल, coal, oil and natural gas are the vast sources of organic compounds। ये जो तीनों हैं हम इनको मजमूई तौर पे फॉसिल फ्यूल भी कहते हैं। These are also called fossil fuels। फॉसिल कहते हैं रिमेनिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के उनको हम फॉसिल कहते हैं। ये ख्याल किया जाता है स्टूडेंट्स, कोल, ऑयल और नेचुरल गैस तीनों जो है ये हम जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। चूंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिमेनिंग पोर्शन है उनको हम फॉसिल कहते हैं। ये तीनों फॉसिल से ऑब्टेन करते हैं और तीनों को यूज करते हैं एज ए फ्यूल, सो दे आर कॉमनली कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल्स बिकॉज दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम remaining parts of plants and animals, इसलिए हम इनको फॉसिल फ्यूल कहते हैं क्योंकि ये ऑब्टेन किए जाते हैं रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमने इनको बारी बारी पढ़ना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कोल। It is obtained from trees and plants buried inside earth $500 million years ago। आपको पता है मुख्तलिफ अंबिया का दौर भी गुजरा, मुख्तलिफ तूफान भी आए, हत्ता के बहुत दफा ऐसा हुआ कि हर चीज मलियामेट हो गई। वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में से प्लांट्स है जो जमीन के नीचे जिनकी तदफीन हो गई, ऑफ कोर्स जब वो मट्टी की लेयर के नीचे चले गए उनके ऊपर प्रेशर भी हाई है। अब जमीन के अंदर टेम्परेचर भी कतरे हाई होता है और वहां बैक्टीरिया भी होते हैं। तो ड्यू टू बैक्टीरियल एंड केमिकल एक्शन वो जो वुड है, वो जो लकड़ी है, वो आस्ता आस्ता कोयले में कन्वर्ट हो गई। यानी ये हमारे पास वुड है, ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन एंड केमिकल रिएक्शन ये चली गई पीट में। ये पीट भी कोयले की फॉर्म है। जितनी भी फॉर्म यहां पे लिखूंगा ये सारी की सारी कोयले की फॉर्म है। सबसे पहले लकड़ी
जो कि किसी वजह से जमीन के नीचे चली गई। अब वहां अंदर जो है बैक्टीरिया मौजूद है, मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होंगे ड्यू टू बैक्टीरियल एक्शन एंड केमिकल रिएक्शंस। सबसे पहले जो वुड है वो किस में कन्वर्ट होगी? पीट में। पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर है और ये कन्वर्ट हो जाएगी लिग्नाइट में। All these are forms of coal। ये सारी की सारी कोयले की अकसाम है। पीट, उसके बाद लिग्नाइट, फिर हाई प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट हो गया बिटुमिनस कोल। फिर उसके बाद इसके ऊपर हाई प्रेशर हुआ, ये कन्वर्ट हो गया एंथ्रासाइट में। अब इनमें फर्क क्या है सर? इनमें परसेंटेज ऑफ कार्बन का डिफरेंस है। जो पीट है इसमें 59% कार्बन होती है तकरीबन। ये जो मैं लिख रहा हूं ये एवरेज है, वेरिएशन हो सकती है लिटिल बिट। जो पीट है इसमें 59% कार्बन होता है। जो लिग्नाइट है इसमें 60 to 75% कार्बन होता है। बिटुमिनस कोल में 76 to 90% कार्बन होता है और एंथ्रासाइट में 91% कार्बन होता है। एक बात आपने याद रखनी है, जो हार्डनेस है ऑफ कोल, हार्डनेस ऑफ कोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन। जितनी कार्बन की परसेंटेज ज्यादा हो उतना कोयला ज्यादा हार्ड होगा। यानी हार्डनेस ऑफ कोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन। जितनी कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना कोयला ज्यादा हार्ड होगा। एक और बात याद रखना, क्वालिटी ऑफ कोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ कार्बन। जो कोल की क्वालिटी है वो भी कार्बन की परसेंटेज के डायरेक्टली है। अगर कोई आप में से पूछता है सर सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला कौन सा है? एंथ्रासाइट, गुड फॉर्म ऑफ कोल। और ये हार्ड फॉर्म है, हार्ड फॉर्म। और सबसे सॉफ्ट फॉर्म कोल की कौन सी है? वो पीट है, सॉफ्ट फॉर्म। तो ये लकड़ी से कोयला कैसे बना है, ये उसका फ्लो चार्ट है। सबसे पहले वुड है, लकड़ी थी जो जमीन के नीचे आ गई, मट्टी के नीचे आ गई। अब मट्टी के अंदर बैक्टीरिया है, हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है। सबसे पहले बैक्टीरियल एक्शन और केमिकल रिएक्शन के इवज में वो पीट में गया है। पीट भी कोयले की फॉर्म है। उसके बाद हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से वो लिग्नाइट में गया है। लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस कोल, हत्ता के एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज द फाइनल फॉर्म ऑफ कोल। और ये बात आपने याद रखनी है, जो ज्यादातर हम कोयला यूज करते हैं वो बिटुमिनस होता है, लेकिन जो हाई क्वालिटी कोल है वो एंथ्रासाइट है, जो कमर्शियल लेवल पे हम यूज करते हैं और ये एक्सपेंसिव होता है एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ कोल। उसके बाद एक टर्म है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
ये टर्म आपको आनी चाहिए। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन और कार्बोनाइजेशन। लिखता है कि जब कोयले को हीट करें, heated 500 to 1000 Celsius degree in the absence of oxygen। जब कोयले को हीट किया जाए ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में और हाई टेम्परेचर पे हीट करें, तो जो कोल है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्री फॉर्म में। कोक में जाता है, कोल गैस में जाता है, कोल कार में जाता है। लफ्ज बेटे जाया नहीं होना चाहिए मेरा। हमने कोल को हीट किया है एट हाई टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कोल गैस और कोल कार जो है वो बनेगा। कोक क्या है? कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक को हम कोक कहते हैं। कोल गैस क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ कोल गैस मिक्सचर है किस किस का? हाइड्रोजन, मीथेन, सीओ। तीन गैसेस का मिक्सचर है जिसे हम कोल गैस कहते हैं। अब कोल कार क्या है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कोल कार बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मिक्सचर है। इस अमल को हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन कहते हैं। यानी जो कोला है वो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। जैसे आपने देखा है, अगर आप कोल को हीट करते हैं इस टेम्परेचर पे, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन पे, तो कोयला टूट जाता है। कोल में कार्बन ब्लैक को कहते हैं, कोल गैस में इन चीजों का मिक्सचर है, और कोल तार में। और ये बात आपने माइंड में क्लियर कर लो कि ये जो कोयला होता है ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स है। और ये बात आपके सामने है। इस अमल को कहते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन या कार्बोनाइजेशन ऑफ कोल। और ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से तैयार हो। अभी चूंकि व्हाइट बोर्ड फिल हो गया, आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ लें, फिर उसके बाद यहीं से आगे हम बात को कंटिन्यू करेंगे। इन पाकिस्तान जो जियोलॉजिकल सर्वे है, जमीन के लिहाज से सर्वे है, उसने बताया कि पाकिस्तान में जो कोल के सोर्स है $84 बिलियन टन है। पाकिस्तान में जो कोल के सोर्स है, जियोलॉजिकल सर्वे 2002 में ये बुक प्रिंट हुई थी, ये उस वक्त का डेटा है कि पाकिस्तान में देयर आर 84 बिलियन टन सोर्स ऑफ कोल, और 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। और बिलियन का आपको अंदाजा हो, खुद ही घर में मल्टीप्लाई कर देना, ये कितने किलोग्राम एनुअली सालाना डाटा होता है, ये प्रोड्यूस होता है कोयला पाकिस्तान में। तो इसमें से 184 80% यूज होता है टू बेक ब्रिक्स,
इन लाइन किन, बेक ब्रिक्स, ईंटें पकाने के लिए, बेक पकाना, ब्रिक्स ईंटे। आपने देखा नहीं पट्टी, जिसे पट्टा कहते हैं पंजाबी में, वो बड़ी बड़ी पट्टी होती है, उसमें ईंटें पकाते हैं और उसमें 80% कोयला यूज हो रहा है पाकिस्तान का और 20% हम यूज कर रहे हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक पर्पस यानी घरेलू इस्तेमाल करने के लिए हम यूज करते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया पाकिस्तान में 184 बिलियन टन कोयला है जो सालाना पैदा होता है। वो 184 बिलियन टन में से हम 20% यूज करते हैं टू बेक ब्रिक्स, ईंटें पकाने के लिए इन पट्टी में, और बाकी 20% हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये कोयले के मतलब मैंने पढ़ा दिया है। दूसरा जो हमारे पास सोर्स है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, उसका नाम है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस ये हर घर में तकरीबन आप पहुंच चुकी हुई है, कुछ है बैकवर्ड एरिया जहां पे नहीं पहुंची। तो व्हाट इज नेचुरल गैस? इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन से क्या मुराद है सर? जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, फॉर एग्जांपल मीथेन। इसका जो मेजर पोर्शन है ना, मेजर पोर्शन वो मीथेन है। तकरीबन 80% मीथेन होती है इसमें। ये परसेंटेज मैंने एम यूनस की किताब से ली है। 80% इसमें मीथेन होता है, यानी मेजर पोर्शन मीथेन है। इसके अलावा इसके अंदर इथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है, ब्यूटेन भी गैस हो सकती है, ईटीसी। अब आप मीथेन देखें, इथेन देखें, प्रोपेन, ब्यूटेन, पार्ट 1 केमिस्ट्री आप पढ़ चुके हैं। जो जो नंबर ऑफ कार्बन बढ़े वो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। आपको याद है पार्ट 1 केमिस्ट्री चौथा चैप्टर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, उसमें एक फैक्टर था नंबर ऑफ एटम। जो जो नंबर ऑफ एटम बढ़ेंगे तो आस्ता आस्ता लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी और वो गैस से लिक्विड हत्ता के सॉलिड, ये मैं हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा हूं। लेकिन जो पहले 4 मेंबर है अल्केन के, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चारों गैस फॉर्म में होते हैं। और जो गैस फॉर्म में होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है? लो। तो यही वो लिखता है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, और इसमें मेजर पोर्शन मीथेन है 80%, और बाकी जो है इसमें इथेन भी हो सकता है, प्रोपेन भी हो सकता है, ब्यूटेन भी हो सकता है, ईटीसी। इन पाकिस्तान it is very important पाकिस्तान में ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल है सर। वजह यह है कि पाकिस्तान में बाकी फ्यूल की कमी है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अदर फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल। पाकिस्तान में कोयले की भी कमी है और ऑयल की भी कमी है। सो इन पाकिस्तान इट इज इंपॉर्टेंट फ्यूल। अब इसके यूजेस क्या है, सॉरी अदर सोर्स क्या है, वो पहले देखते हैं।
प्रोड्यूस फ्रॉम decomposition of organic matter। ये ऑर्गेनिक मैटर की डीकंपोजिशन से पैदा होती है गैस, ये इसका सोर्स है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। आपने मेरे से पीछे तारीफ ले ली है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम किसे कहते हैं। ऑर्गेनिक मैटर की जब डीकंपोजिशन होती है, तोड़ फोड़ होती है, उसके इवज में नेचुरल गैस भी बनती है। और बीइंग चीपर, आपने परेशान नहीं होना, अभी भी पाकिस्तान में बाकी फ्यूल की निस्बत ये सस्ती है गैस। अगर आप घर में जनरेटर पेट्रोल पे चलाएं तो आपको पता चल जाए 1 घंटे में 1 लीटर पेट्रोल तकरीबन यूज हो जाता है, और अगर हम गैस पे चलाएं तो मेरा ख्याल बहुत इकोनॉमिकल है। तो ये अगरचे 2002 में उसने जुमला लिखा था बीइंग चीपर, ये आज भी अप्लाई होता है रिलेटिवली। बीइंग चीपर इन पाकिस्तान, इट इज यूज्ड इन पावर जनरेशन, बिजली पैदा करने के लिए हम यूज कर रहे हैं। सीमेंट एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हम उसको यूज कर रहे हैं एज ए जनरल फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस। हम इसको घरेलू इस्तेमाल के लिए भी यूज कर रहे हैं, और भी इसके यूजेस है, लेकिन आपकी बुक में मुख्तसर था, मैंने उतना इसको ब्रीफ कर दिया है। अगर किसी बच्चे ने कोई सवाल करना है तो वो पूछ सकता है, यहाँ तक दोबारा।